नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश का इंतजार लंबा होता जा रहा है। शहरों में तेज गर्मी और उमस से हालात मुश्किल बने हुए हैं, तो किसानों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। रोजी रोटी का संकट बनाया है। एक तरफ 2 जुलाई तक सामान्य से करीब 11% कम बारिश हुई है, तो चालू खरीफ सीजन में किसानों को फसल बचाने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ना के बराबर बारिश और लगातार बढ़ते तेल के दामों ने महंगाई की दोहरी मार दे दी है। फसल बचाने के लिए डीजल पंप से सिंचाई करनी पड़ रही है, लेकिन साल भर के भीतर डीजल की कीमतों में 16 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी से हालात खराब हैं। हालांकि आईएमडी ने पहले सामान्य मानसून की बात कही, फिर देरी की बात। कहा जा रहा है कि मानसून की मौजूदा स्थिति के पीछे इंडियन ओशन डायपोल का नेगेटिव मुख्य वजह है, यानी हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के पास समुद्र के पानी का तापमान बढ़ने की घटना को आईओडी नेगेटिव कहा गया। अब कहा जा रहा है कि आईएमडी ने मानसून सीजन के लिए बारिश के पूर्वानुमान जारी करते समय इस परिस्थिति की अनदेखी की। साथ ही जानकारों का यह भी कहना है कि मई में बेमौसम बरसात ने भी देश में मानसून के लिए हॉटिंग पैटर्न पर असर डाला है, जो लो प्रेशर बनाने के लिए जरूरी होता है। तो मई में 74% अधिक बारिश हो गई। 1 जून से 16 जून के बीच सामान्य से 33% ज्यादा बारिश हुई। इसके बाद 17 जून से 2 जुलाई के बीच सामान्य से 11.3% कम बारिश हुई है। बहरहाल ये भी अहम है कि कृषि और बिजली विभाग मौसम विभाग की रिपोर्ट पर ही आगे की तैयारी करते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत अहम स्थिति हो जाती है कि जब कुछ इलाकों में हमने देखा किस तरह से इतनी बारिश हो रही है, बिजलियां कड़क रही हैं, लोगों की जान जा रही है, और एक तरफ बारिश का एक लंबा इंतज़ार हो रहा है, और ख़ास तौर से इसका असर हमारे कृषि क्षेत्र में बहुत पड़ता है। और अब मुझे कहा जा रहा है हरवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। हरवीर जी, जो खेती किसानी की बड़ी तादाद बारिश पर निर्भर है हमारे देश में, अब भी कृषि क्षेत्र में जो बारिश नहीं के बराबर हुई है, क्या उसका असर पड़ रहा है? क्या ग्राउंड रिपोर्ट है? दोबारा लगाओगे तो ऑप्शन बोलेगा, उसमें ये सेट करना होता है कि विद माइक, हेडफोन विद माइक। तो हम कोशिश करेंगे हरवीर जी से बात करने की, और जो कृषि क्षेत्र में जो मुश्किलात हैं उस पर ruralvoice.in के ये संपादक हैं, और इनके माध्यम से कई जानकारियां मिल सकती हैं कि इस समय जो हम शहरों में तो देख रहे हैं कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं, खासतौर से उत्तरी भारत में, कि बारिश आ जाए, गर्मी से कुछ निजात मिले। लेकिन जो लोग, जो किसान खेतों में निकलकर भरी धूप में काम करते हैं, वो बहुत अहम हो जाता है कि उनकी जिंदगी में कितना असर पड़ रहा है इस कम बारिश का। हरवीर जी, मैं आपसे जानना यही चाह रही हूँ कि जो बारिश है वो ना के बराबर हो रही है उत्तर भारत में, ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको क्या मिल रही है? खेती किसानी पर किस तरह का असर? देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण समय होता है खरीफ की फसल के लिए। तो बुआई का सबसे पीक पीरियड होता है, और कुछ जो धान की जैसे फसल है उसका ट्रांसप्लांटिंग हो जाती है। उस फसल को बचाने के लिए बहुत पानी की जरूरत होती है, और ये एक एक्सपेक्टेशन होता है लोगों का कि बारिश शुरू हो जाएगी, और जैसे आईएमडी का फोरकास्ट भी था, लेकिन बारिश नहीं हुई है, और इसका बहुत ही प्रॉब्लम फार्मर्स के सामने आ रही है फसल को बचाने के लिए, और जो क्रॉप अभी तक बोई नहीं गई है उसकी तैयारी करने के लिए। जी, जो ये आईएमडी का फोरकास्ट था, ये गड़बड़ाया क्यों इस बार? पहले था कि हो रही है सामान्य, फिर कुछ शायद करेक्शन हुआ, ये पूरा आप जरा समझाइए दर्शकों को, हुआ क्या है, क्यों इतना लंबा इंतजार होता दिख रहा है? असल में देखिए कि दुनिया में कई सारे मॉडल हैं जो कि वेदर फोरकास्ट के होते हैं। तो उसमें हमारे लिए 2 महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो होता है हमारा जो एल नीनो या ला नीना, ये आपका प्रशांत महासागर की तरफ, वहां पर जो समुद्र के जो पानी की सतह का तापमान होता है उस पर निर्भर करता है। दूसरा है कि जो इंडियन ओशन है, हमारा हिंद महासागर है, उसमें किस तरीके के डेवलपमेंट हो रहे हैं टेम्परेचर को लेकर के। तो ये दोनों मिलाकर के एक मॉडल क्रिएट होता है। तो हमारा जो मौसम विज्ञान विभाग है, उसने जो इंडियन ओशन का जो मॉडल था उसको इग्नोर किया, और उन्होंने एक फोरकास्ट कर दिया। अगर हम देखें, जो जून में इन्होंने कहा था कि
ये उसको इंडियन ओशन डाइपोल बोलते हैं कि ये न्यूट्रल है, जबकि वो नेगेटिव था। वहां पर जो ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजिकल जो है, उनका जो फोरकास्ट है उसमें उसको नेगेटिव बताया गया था। उसके चलते क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के पास जो हिंद महासागर है, वहां पर फिर उसके जब तापमान बढ़ता है, बारिश उधर ज्यादा हो जाती है। तो ये यहाँ पर नहीं हुआ, और उसको लेकर के फिर जो ऑस्ट्रेलिया का डिपार्टमेंट था उनका हो, यूरोपियन यूनियन का हो, अमेरिका का हो, उन सब ने उसके लिए कहा था कि जो आईओडी है वो नेगेटिव है, और वो नेगेटिव उनका जो अभी भी जो उनके फोरकास्ट है उसमें जुलाई, अगस्त, सितंबर तक उसको नेगेटिव बोला है। ये बहुत अहम बात आप बोल रहे हैं, सितंबर तक नेगेटिव बोला है। तो हरवीर जी, एक सामान्य भाषा में एक आम नागरिक अगर समझना चाहे, भले ही हमारे किसान हो या जो बारिश का इंतजार कर रहे हैं, कि तो फिर बारिश का जो और आंकलन क्या किया गया है, कब तक ये आएगी भरपूर मात्रा में? देखिए, आईएमडी ने 1 जुलाई को एक्सेप्ट किया कि ये आईओडी नेगेटिव है। उसके बावजूद उन्होंने कहा था कि अभी 10-11 तारीख के आसपास फिर से सक्रिय होगा, क्योंकि जो नॉर्दर्न लिमिट है मॉनसून की, वो अटकी हुई थी और वो 19 तारीख से अटकी हुई है। अभी भी ये कह तो रहे हैं कि जैसे कल तक का था दिल्ली में आ जाएगा, आज तक के लिए बोला गया, बट अभी भी ये पूरा सिर्फ सवाल नॉर्दर्न लिमिट जहाँ अटकी हुई है उसमें जो शहर गिनाए जाते हैं वो नजदीक के ही है, लेकिन ऐसा नहीं कि वहां उससे बारिश हो रही हो। बारिश नहीं हो, बेसिकली जो प्रोग्रेस है मॉनसून की वो अटक गई है और उस पर प्रेशर नहीं आ रहा, तो उसका इम्पैक्ट लगातार आ रहा है। दूसरे, हमने जो फोरकास्ट किया था, क्योंकि अल नीनो नहीं है और वो हमारे लिए फेवरेबल है, तो हमने प्रशांत महासागर का जो उसके जो इम्पैक्ट आना था उसको तो हमने मान लिया, जो हमारे नजदीक वाला था उसको इग्नोर किया। अब देखिए, इसका असर ये हुआ कि एक तो तमाम सारी जो तैयारियां होती है, आपने जैसे खबर के शुरू में भी बताया कि बिजली का क्या जरूरत होगी, किसानों की अपनी जरूरत होती है, डीजल के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, तो पानी से या ट्यूबवेल से और पंप सेट से सिंचाई करना किसानों के लिए बहुत महंगा हो गया है। तो अब इसमें मेरे ख्याल से जो आईएमडी है उसको एकदम क्लियर करना चाहिए, क्योंकि पीछे फोरकास्ट काफी जो उनके थे काफी सही साबित हो रहे थे, लेकिन अभी क्यों गड़बड़ाया है, इसको लेकर के एक समीक्षा होना चाहिए। और मेरा मानना है कि बहुत विस्तार से ये इनको सबके सामने रखना चाहिए कि ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई है और अब हम किस स्थिति में, क्योंकि अब क्या होगा कि जितना डिले होगा उसके चलते फार्मर्स का बहुत लॉस होना शुरू हो जाएगा, इनकी फसल को दिक्कत आने लगेगी। उसमें सरकार को एडवाइजरी जारी करनी पड़ेगी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को कि वैसे में फार्मर्स क्या करें। तो अभी भी जो था कि उम्मीद है, लेकिन दिक्कत वहीं की वहीं अभी तक तो बनी हुई है, और इसमें मेरे ख्याल से ये आईएमडी की भूमिका है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है उसको क्लियरली आकर के किसानों को भी बताना चाहिए उन्हें क्या करना है और अभी वस्तु स्थिति क्या है ये साफ करना चाहिए। बिल्कुल, और आपने ये हमारे साथ जुड़े, हालांकि मैं डीजल पर भी पूछना चाह रही थी, किस तरह से डीजल का जो दाम एक साल में 16 रुपये बढ़ गए, उसका भी हमारे किसानों पर बहुत ज़्यादा असर होगा और वो भी बहुत बड़ी चिंता की बात होगी। लेकिन हरवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरह से आपने समझाया कि आईएमडी को एक साफ करना चाहिए, खास तौर से हमारे किसानों के लिए, कि किस तरह से बारिश अब कब आएगी और असली सूरत हाल क्या हो रही है बारिश को लेकर। बहरहाल हमने बारिश की बात की, और वाकई में जो बारिश की कमी से जो पानी का संकट है वो वाकई में और जगहों पर दिखना लगता है। खेती किसानी नहीं, जो आम नागरिक है, शहरों में रहता है, उस पर भी दिख रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में यमुना लगभग सूखी सी दिख रही है, और इसके पानी का जो संकट है वो गहरा गया है, लोग परेशान हैं। लेकिन दिल्ली सरकार का आरोप है कि हरियाणा ने उसके हिस्से का पानी रोका है, जिसके चलते ये हालात बने हैं, जबकि हरियाणा सरकार इस आरोप का खंडन कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। ये मैदान नहीं, यमुना का पाठ है, जहां खूब पानी हुआ करता था, लेकिन आज शायद पहली बार यमुना में पानी इतना कम हो गया कि नदी ही सूख गई। ये हाल वजीराबाद बैराज से ठीक पहले का है, जहां यमुना हमेशा लगभग साफ और भरी भरी दिखती है। ऐसी यमुना वजीराबाद बैराज से पहले कभी नहीं देखी कि हम यमुना के अंदर ही आ जाएं। आमतौर पे ये देखिए, यमुना का किनारा वहां पर दूर है, वो है यमुना का किनारा, या तो उस तरफ दिखाई देगा आपको या इस तरफ, जहां पर देखिए अभी भी एक धारा के रूप में यमुना जी बह रही हैं। लेकिन हालात ऐसे हो गए
कि ज़्यादातर हिस्सा जो है यमुना जी का सूख चुका है, तो हम यमुना जी के अंदर ही आकर रिपोर्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कितने ख़राब हालात में यमुना जो है पहुंच गई हैं और जल स्तर जो है कितना गिर गया है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक इसका कसूरवार हरियाणा है। उसने दिल्ली के हिस्से का 120 MGD पानी रोका है, जिसके चलते यमुना 1965 के बाद पहली बार सूख गई है। दिल्ली जल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। हरियाणा ने दिल्ली के हक का, अधिकार का, जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि इतना पानी रोजाना आपने दिल्ली को देना है, उसमें से 120 MGD पानी, मिलियन गैलन्स प्रतिदिन का पानी हरियाणा ने रोक लिया, हमें नहीं दे रहा है, जिसके चलते एक नदी सूख गई है। रिवर बेड आपको नजर आ रहा है, पूरी खाली सूखा हुआ मैदान। यहाँ पे आप हॉकी, गिल्ली डंडा, क्रिकेट खेल सकते हैं। जो पानी पूरा भरा होना चाहिए था, 1965 के बाद पहली बार वजीराबाद बाराज पे यमुना नदी का स्तर इतना घटा है। हमारे अपने लोग हैं। हालांकि हरियाणा दिल्ली के आरोपों का सिरे से खंडन कर रहा है। हरियाणा सरकार का कहना है कि दिल्ली सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए झूठी राजनीतिक बयानबाजी कर रही है। सच तो ये है कि यमुना में इस वर्ष लगभग 40% पानी की कमी के चलते हरियाणा ने दिल्ली को अपने हिस्से का पानी दिया है। यमुना नदी सूखने से दिल्ली के 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला अपनी क्षमता से नीचे काम कर रहे हैं। नतीजा ये कि सेंट्रल, वेस्ट और साउथ दिल्ली में पानी की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। सेंट्रल दिल्ली के मोतिया खान DDA फ्लैट्स में रहने वाली आराधना अरोड़ा के यहाँ पिछले 3 दिनों से एक बूंद पानी नहीं आया। पीने के लिए पानी की बोतलें खरीदनी पड़ रही हैं, जबकि टॉयलेट के लिए टैंकर से पानी भरवाया है। 3-4 दिनों से पानी आ ही नहीं रहा है। बिल्कुल टैप, बिल्कुल कोई भी आप खोलो, कुछ भी खोलो, यहाँ पर पानी है ही नहीं। पीने का पानी नहीं है, नहाने का पानी नहीं है। हम 4 दिनों से ना तो हम नहाए हैं, ना बच्चे नहाए हैं, और इतनी गर्मी की हालत है, मतलब उस माहौल में ना नहाए ना हमें पता है कि कैसा होता है। बॉडी पूरी इचिंग हो रही है, इतना परेशान हो रहे हैं। पानी के संकट में राजनीति अवसर खोज रही है। रविवार को आम आदमी पार्टी यूथ विंग कार्यकर्ता दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर का पानी का कनेक्शन काटने पहुंच गए। सोमवार को आदेश गुप्ता दिल्ली जल बोर्ड अध्यक्ष सत्येंद्र जैन के घर के बाहर जेसीबी लेकर उनका पानी का कनेक्शन काटने पहुंच गए। दिल्ली में हालात इस कदर खराब हैं कि लोगों को पानी नहीं उपलब्ध है। आपने कहा पानी माफ और बिजली हाफ के मुद्दे पर सरकार आई थी। ये कहा था हम टैंकर माफिया समाप्त कर देंगे, लेकिन आज भी वही टैंकर माफिया जो शीला दीक्षित की सरकार में था, वही टैंकर माफिया आज यहाँ पर काबिज है। कुल मिलाकर सारी समस्या बरसात में देरी के चलते हो रही है। इसलिए हालात अगर राम भरोसे भी कहे जाएं तो गलत नहीं होगा। दिल्ली से शरद शर्मा, NDTV इंडिया। तो एक तरफ कम बारिश, पानी का संकट, तो दूसरी तरफ इतनी तेज बारिश की बिजलियां कड़क रही हैं और लोगों की जान जा रही है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान में कल हुई बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से करीब 60 लोगों की मौत हो गई। जयपुर आमेर पैलेस पर सेल्फी ले रहे 11 लोगों की बिजली गिरने से मौत हुई। प्रधानमंत्री ने हादसे पर अफसोस जताया है, मुआवजे का ऐलान भी किया है। आमेर पैलेस पे कुछ यूं चमकती रहीं बिजलियां। बारिश से हुए सुहाने मौसम में लोग ठंडी हवाओं का लुत्फ लेने ऊपर पहुंचे थे। यहां से शहर का खूबसूरत नजारा मिलता है। वे वॉच टावर से सेल्फी ले रहे थे, तभी बिजली गिरी और 11 लोग उसकी चपेट में आके मौत के मुंह में चले गए। तमाम लोग बिजली के खौफ से ऊपर से कूदकर जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। कई की हालत गंभीर है। PM रिलीफ फंड से उनके परिवारों को मदद का ऐलान हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उनके मदद की घोषणा की है। PM मोदी ने इस पर ट्वीट कर कहा कि राजस्थान के कुछ इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इससे अत्यंत दुख हुआ। मैं मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। राजस्थान में बारिश के साथ गिरी बिजली और भी कई जगहों पर तबाही लाई है। प्रदेश में 20 मौतें हुई। जयपुर में 11, कोटा में 4 बच्चे मरे, धौलपुर में 3 बच्चे, झालावाड़ में 1 व्यक्ति और बारां में 1। यूपी में प्रयागराज के रेरा गांव में बिजली से हुई मौतों पे मातम है।
मोरध्वज का 14 साल का बेटा खेत में काम कर रहा था और पास में एक किसान बकरी चरा रहा था। बिजली गिरी तो बेटे की मौत हो गई। किसान जख्मी है लेकिन उसकी बकरी खत्म हो गई। यार खेत में पानी लगाने के बिया लगाने के लिए गए थे, वहाँ से आ रहे थे, पानी बरसने लगा तो जो है बिजली गिरी ऊपर से और जो है ख़त्म हो गया। कितने लोग और लोग थे इनके साथ? हाँ, एक आदमी और थे, राम नारायण जिनका नाम है, वो भी बकरी चरा रहे थे तो जो है उनकी बकरी भी एक ख़त्म हो गई। यूपी में एक दिन में 41 लोगों की बिजली गिरने से मौत हुई है। इनमें सबसे ज्यादा मौतें प्रयागराज में हुई हैं। प्रयागराज में 14, कानपुर देहात में 5, फतेहपुर में 5, कौशाम्बी में 4, फिरोजाबाद में 3, उन्नाव में 2, रायबरेली में 2, हरदोई में 2, झांसी में 1 मौत हुई है। कानपुर में बिजली गिरने से एक शिव मंदिर को नुकसान पहुंचा है। फिरोजाबाद में 3 किसानों की मौत हुई है, लेकिन करीब 4 दर्जन जानवरों की मौत हो गई। जानवरों के पूरे झुंड के झुंड खत्म हो गए। ऊंधनी गांव में छोटे की 42 बकरियां और 1 गाय मर गई। पानी बरसा तो पानी 3 बजे के लगभग और बिजली तड़ानी एकदम खूब जोर, तो हम डर के हमारे झोंपड़ी में को ले गए और बाद में देखी तो सब बकरियां गुंठ हो गई। कितनी बकरी थी? 42 बकरी 1 गाय। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बिजली गिरने से हुई मौतों और नुकसान पर दुख जताया है और पीड़ित परिवारों की मदद के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के राहत आयुक्त ने उन्हें 4-4 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। शहरों में ऊंची इमारतों पे लाइटनिंग कंडक्टर लगे रहते हैं, जिससे अगर बिजली गिरे भी तो वो जमींदोज हो जाती है, लेकिन गांवों में खेतों में उससे बचने का कोई तरीका नहीं होता है। मानसूनी हवाओं के टकराने से बनने वाले बादलों और उनमें होने वाले इम्बैलेंस से बिजली बनती और गिरती है और इसकी भविष्यवाणी करने का कोई तरीका नहीं होता है, लिहाजा इतने बड़े पैमाने पर इससे नुकसान हो जाता है। जयपुर में हर्षा कुमारी सिंह के साथ, लखनऊ से कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और हिमाचल प्रदेश से बादल फटने की खबर आई है। धर्मशाला के प्रशासन ने अपील की है कि फिलहाल सैलानी धर्मशाला ना आए। प्रशासन कह रहा है कि आए हुए सैलानी जहां हैं वहीं रुकें। हाली बारिश में सड़कों का नुकसान बहुत हुआ है। दरअसल धर्मशाला में बादल फटने से तबाही हुई है। यहाँ के पर्यटन क्षेत्र भागसू में आज सुबह बादल फटा है, जिससे यहाँ अचानक बाढ़ सी आ गई है। अचानक आई बाढ़ की वजह से यहाँ का एक नाला नदी में तब्दील हो गया है, जिससे कई गाड़ियां पानी में बहने लगी तो कई गाड़ियां पानी में डूब भी गईं। इनमें से कई लग्जरी गाड़ियां भी हैं। अचानक पानी की तेज़ धारा आने से भागसू में कई होटल्स और घरों को नुकसान भी हुआ है। और देश की बात में आगे है, कोरोना नियमों को तोड़ने पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स क्या चेतावनी दे रहे हैं और साथ ही क्यों बढ़ रहा है इस संक्रमण का आर फैक्टर। तो देश की बात में बात अब कोरोना संक्रमण की। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश के 58 जिलों में अब भी संक्रमण दर 10% से ज्यादा है और इस बीच देश भर के डॉक्टरों की सर्वोच्च संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्र और राज्य सरकारों से अपील की है कि कोरोना को लेकर सतर्कता में कमी ना लाएं, क्योंकि तीसरी लहर करीब आ रही है। डॉक्टर्स ने प्रशासन और आम नागरिकों द्वारा नियमों को तोड़ने पर गहरी चिंता जताई है। डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है कि देश भयावह हालात से अभी निकला है। दुनिया भर में देखें तो साफ है कि तीसरी लहर हमारे यहाँ भी आनी है, लेकिन प्रशासन और आम नागरिक सारे कायदों और नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, जो घातक हो सकता है। सलाह है कि पर्यटन और धार्मिक मेले कुछ महीनों के लिए टाले जाएं। कोरोना के बढ़ते मामलों में सबसे अहम चीज आर फैक्टर है, जिससे वायरस के फैलने की रफ्तार की जानकारी मिलती है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज इन चेन्नई के विश्लेषण के मुताबिक ये आर फैक्टर एक बार फिर से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र, केरल और पूर्वोत्तर के राज्यों में इसकी रफ्तार दर्ज हुई है। ये मुंबई से नजदीक लोनावला की तस्वीरें हैं। मामले कम होते और थोड़ी रियायतों के बीच भीड़ इकट्ठा होने का यूं सिलसिला चल पड़ा है।
लेकिन भीड़ के साथ कोरोना भी फिर से बढ़ने लगा है। महाराष्ट्र में जून के आखिर या जुलाई की शुरुआत तक 6,000 के करीब कोविड केसेस रोजाना दिख रहे थे। अब 8 से 9,000 या कभी कभी 10,000 तक आने लगे हैं। केरल में नए मामलों के उछाल के कारण चिंता बढ़ी है, जबकि मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में भी केस तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच चेन्नई में इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक विश्लेषण से पता चला है कि देश भर में आर फैक्टर फिर बढ़त के ट्रेंड में दिख रहा है। आर फैक्टर का अर्थ है एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आकर औसतन संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या। जब कोरोना की दूसरी लहर अपने पीक पर थी तब आर वैल्यू 1.37 तक थी। मई में ये 1.19 तक पहुंची और जून में गिरकर ये 0.78 पर आ गई। लेकिन अब फिर से इसका ट्रेंड ऊपर गया है और ये 0.88 तक पहुंची है। यानी कोरोना वायरस से संक्रमित किन्हीं 100 लोगों का समूह औसतन 88 लोगों को संक्रमण दे सकता है। कुछ राज्यों में आर फैक्टर 1 से ऊपर है। केरल और महाराष्ट्र में ये 1 के आसपास है। पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर के लिए आर वैल्यू 1 से ज्यादा है। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश में भी 1 के आसपास है। चेन्नई के इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस के रिसर्चर प्रोफेसर डॉक्टर सिताब्र सिन्हा महामारी की शुरुआत से ही भारत के राज्यों में आर वैल्यू पर नजर रख रहे हैं। कहते हैं 0.1 की बढ़त भी चिंता का विषय है। आंकड़ों का अंतर आपको काफी कम नजर आ रहा होगा, लेकिन ये आंकड़ा तेजी से बढ़त बयां करता है। इसलिए अगर 0.1 का भी एकदम छोटा अंतर दिखे तो समझिए ये आने वाले कुछ हफ्तों में बड़ा असर दिखा सकता है। नंबर ज्यादा हो तो संक्रमण का दायरा भी बढ़ता है। ये चिंता का विषय है कि एक्टिव केसेस में कमी की जो रफ्तार थी वो धीमी पड़ी है। भारत का औसतन आर वैल्यू बढ़ा है, बड़े राज्यों में बढ़ा है। महाराष्ट्र में 0.81 से 0.89 पर आया है। बढ़े हुए आर फैक्टर के बीच महाराष्ट्र के 8 जिले चिंता का विषय बने हुए हैं। कोल्हापुर, सतारा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, पुणे, सांगली, पालघर और रायगढ़ संक्रमण के मामले और पॉजिटिविटी रेट में बढ़त रिपोर्ट कर रहे हैं। इन जिलों पर प्रशासन नजर बनाए हुए है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। तो लॉकडाउन में छूट के बीच कई जगहों से लोगों की लापरवाही की आ रही तस्वीरें स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंताएं भी बढ़ा रही हैं। अब तक मंत्रालय मीडिया की तस्वीरें ही साझा करता रहा है, लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्रालय का खुफिया विभाग CBHI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस भी ऐसी लापरवाही की जानकारी जुटाएगा। सार्वजनिक जगहों पर यह भीड़ भाड़ डरा रही है। कोरोना की दूसरी लहर अभी बीती नहीं है और तीसरी लहर को रोकने की चुनौती सामने है। तो ऐसी जगहों पर अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस भी नजर रखेगा और मंत्रालय को लापरवाही की खबर देगा। हमें चाहिए कि हम सर्वेलेंस को बहुत ही पुख्ता करें, अच्छा करें और खास तौर से हम वेरिएंट के ऊपर फोकस करें। तो हमारे जीन सीक्वेंसिंग है उसको अच्छा करें। साथ में जो हमारा कंटेनमेंट है वो हमारा बहुत ही फोकस होना चाहिए। माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि जो हमारा एक सर्वेलेंस सिस्टम जो कंटिन्यू चल रहा है, जैसे कि IDSP प्रोग्राम है, उसको हम स्ट्रेंथन करें। हमारे जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं उनको दोबारा से देखने की ज़रूरत है कि कौन सा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ज़्यादा अच्छा होगा। इस काम में CBHI, इसरो, अर्थ साइंसेज, फॉरेस्ट, पॉल्यूशन, जल मंत्रालय जैसे विभागों की भी मदद लेगा। इसके अलावा DGHS यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने को लेकर 8 अहम टीमें गठित की हैं, जो दुनिया के अलग अलग देशों में की जा रही रिसर्च को देखेंगी, देश में कोरोना को लेकर निगरानी का काम करेंगी, उपचार की रणनीति बनाएंगी और महामारी के हालात और असर पर समय समय पर मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट देगी। खतरा कम हो इसको लेकर तो मंत्रालय अपने स्तर पर काम में जुटा है, पर एहतियात बरतने को लेकर ख्याल आवाम को भी रखना है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। भोपाल गैस त्रासदी दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक है।
एक त्रासदी की 36 साल पहले ये हुई और 15,000 लोगों की जान चली गई, 5 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित भी हुए। ये सरकारी आंकड़े हैं। यूनियन कार्बाइड की जानलेवा गैस कई पीढ़ियों के लिए धीमा जहर बन गई। अब सरकार यहाँ करोड़ों खर्च करके मेमोरियल बनाएगी, हालांकि सरकारी गणित इस पर सवाल है। मध्य प्रदेश सरकार यूनियन कार्बाइड में फैला 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा हटाना चाहती है, यहां मेमोरियल बनाना चाहती है। गैस पीड़ितों का दावा है कि सरकार के गणित का ये कुल रासायनिक कचरे का बमुश्किल 0.5% हिस्सा है। उनका ये भी दावा है कि खुद आधिकारिक एजेंसियों को भूजल में 6 ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स मिले हैं, जो 100 साल से ज्यादा अपनी विषाक्तता को बनाए रखते हैं। ग्रीन पीस की रिपोर्ट में मिट्टी में पारे की मात्रा सुरक्षित स्तरों की तुलना में कई गुना अधिक पाई गई थी, जो दिमाग, फेफड़े और गुर्दे को नुकसान पहुंचाने के अलावा कैंसर कारक हैं। 17 वैज्ञानिक संस्थाओं में, जिसमें सीपीसीबी, नीरी, एनजीआरआई, सीएससी जैसे संस्थान शामिल हैं, उनका ये कहना है कि कारखाने के अंदर एक वेयर हाउस में 337 मीट्रिक टन है, पर उसके अलावा 21 जगहों पर कारखाने के अंदर जहरीला कचरा दबा हुआ है, जिसका आकलन आज तक नहीं हुआ है। फैक्ट्री के बाहर 32 एकड़ के सोलर इवेपोरेशन पॉन्ड पर लगभग 1.7 लाख टन जहरीला कचरा, टॉक्सिक स्लज पड़ा हुआ है, जिसका आज तक आकलन नहीं हुआ है कि कितनी दूरी और कितनी गहराई तक ये है। 48 बस्तियां इस कचरे की वजह से प्रदूषित होती हैं और इस पे कोई बात नहीं होती कि कैसे इस कचरे को साफ किया जाए। उधर प्रशासन का दावा है कि फैक्ट्री की 87 एकड़ जमीन में से 30 एकड़ पर लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। 57 एकड़ में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री है। परिसर में बने शेड में करीब 137 मीट्रिक टन कचरा बैग में भरा रखा हुआ है। सरकार का कहना है कि कचरे को हटाने के बाद यहाँ मेमोरियल बनेगा। करीब 370 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार है। यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट, ओपन थिएटर, कम्युनिटी हॉल भी होगा। हिरोशिमा की तर्ज पर बनने वाले स्मारक को दुनिया भर में भोपाल मेमोरियल के नाम से जाना जाएगा। मेमोरियल वॉक में कारखाने से रिसाव, अफरा तफरी और रेस्क्यू की तस्वीरें दिखेंगी। किसी तथ्यों के विरोध के कारण ही सैकड़ों एकड़ जमीन जो कि गैस पीड़ितों को रोजगार दे सकती थी, वो खंडहर पड़ी हुई है। ये कहीं भी समझदारी नहीं है कि हम लगभग 36 से 40 साल बाद तक इसी बात का रोते रहें, और इसलिए हमने निश्चय किया है कि हम गैस पीड़ितों को रोजगार देंगे, गैस पीड़ितों को के घरों में उजाला आए, ये हमारी नीति है। और इसलिए गैस पीड़ितों को यदि उस ज़मीन पर रोजगार देना है तो वहाँ पर एक मेमोरियल बनेगा। जो भी कचरा है उसका वैज्ञानिक रूप से निष्पादन होगा। 2010 में केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपया गैस राहत विभाग को गैस पीड़ितों के लिए दिया हुआ है। आज तक उस पैसे से एक भी गैस पीड़ित को कोई रोजगार नहीं मिला है। इससे सिर्फ एक ही को फायदा होना है, वो है डाउ केमिकल कंपनी को। डाउ केमिकल कंपनी चाहती है कि उसके ऊपर कोई लायबिलिटी ना आए और हमारी सरकारें पूरी तरह से उनके आगे नतमस्तक है। सरकार वैसे गैस पीड़ितों को लेकर कितनी संवेदनशील है, उसे गैस पीड़ित विधवाओं के इस प्रदर्शन से समझें कि 5 दफे हमारे कैमरे पर वायदे, इन्हें कल्याणी बहनें और खुद मुख्यमंत्री के ऐलान के 6 महीने बाद भी मात्र 1000 रुपए की पेंशन 18 महीने बाद भी शुरू नहीं हो पाई है। जमीन पर खड़ा मेमोरियल दिख जाएगा, लेकिन जमीन के अंदर पड़ा जहरीला कचरा नहीं। और यही होता आया है, खासकर वोटों के बाजार में जो दिखता है वही बिकता है। सरकार सबूत मांगती है, पीड़ित अपने अनुभव बांटते हैं। पीड़ितों का ये भी कहना है कि एक अपराधी कंपनी को उसके जिम्मेदारियों से मुक्त करने की कोशिश है, ताकि मेमोरियल की नींव में उसके अपराध दब जाएं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।
क्या दिल्ली में भी पुलिस उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अपराधियों से निपटने के लिए एनकाउंटर का रास्ता अख्तियार कर रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि बीते एक हफ्ते में दिल्ली में 8 एनकाउंटर हुए, जिनमें 15 अपराधियों के पैर में गोली लगने से वो घायल हुए हैं। बीती रात दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके में दिल्ली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में दानिश समेत 5 बदमाशों को गोली लगी। पुलिस के मुताबिक ये वही लोग हैं जिन्होंने 9 जुलाई की रात बाड़ा हिंदूराव इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसमें 2 राहगीरों की मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक पेशे से बिल्डर दानिश का नईम नाम के शख्स से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था। आरोपी नईम को मारने आए थे, हालांकि नईम हमले में बाल बाल बच गया। दिल्ली में हर रोज कहीं लूट, कहीं डकैती, कहीं झपटमारी तो कहीं हत्या की वारदात हो रही हैं। ऐसे में अपराध को काबू करने और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस मुख्यालय से खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में जब से नए पुलिस कमिश्नर बालाजी श्रीवास्तव ने पदभार संभाला है, अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं। इसीलिए पुलिस हर रोज ताबड़तोड़ एनकाउंटर भी कर रही है। बीते एक हफ्ते के आंकड़ों पर नजर डालें तो 7 जुलाई को पुल प्रहलादपुर इलाके में मुठभेड़ में 2 लुटेरों को गोली लगी। 8 जुलाई को रोहिणी में मुठभेड़ में झपटमार सतीश को गोली लगी। 8 जुलाई को ही बेगमपुर इलाके में 2 लुटेरों से एनकाउंटर हुआ, दोनों के पैर में गोली लगी। 9 जुलाई को शाहबाद डेरी इलाके में एक झपटमार को मुठभेड़ के बाद गोली लगी। 10 जुलाई को द्वारका और रोहिणी में बदमाशों से मुठभेड़ के बाद 4 बदमाशों को गोली लगी। 11 जुलाई को शास्त्री नगर में मुठभेड़ के दौरान 5 बदमाशों को गोली लगी। इस तरह बीते एक हफ्ते में दिल्ली में 8 मुठभेड़ हुई, जिनमें 15 अपराधियों के पैर में गोली लगी। इनकाउंटर के दौरान अचूक निशाना साधकर अपराधियों के सिर्फ पैर में गोली मारने वाली दिल्ली पुलिस ताबड़तोड़ इनकाउंटर के बाद भी अपराधियों पर काबू नहीं कर पा रही है। अपराध बेलगाम है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब जाते जाते बात कुदरत की एक खूबसूरत कृति की। वैज्ञानिक इसे पतंगा यानी मॉथ कहते हैं, लेकिन हमारी नज़र में तो तितली ऐसी ही होती है। ये है स्नेक बटरफ्लाई या एटलस मॉथ, दुनिया का सबसे बड़ा मॉथ, जो अपने पंख फैलाए तो करीब 1 फुट चौड़ा, एक सामान्य चिड़िया से कहीं बड़ा। ये पतंगों की एक दुर्लभ प्रजाति है जो हिमालयी इलाकों और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है, लेकिन दिखता बहुत ही कम है। हमें दिखा हमारे सहयोगी सुशील बहुगुणा के गांव मलसैंड में उनके घर में लकड़ी के एक खंबे पर। उनका घर मध्य हिमालय में पौड़ी गढ़वाल के पर्यटक स्थल खिरसू से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जहरीला नहीं होता, लेकिन दुश्मनों को डराने के लिए प्रकृति ने इसके दोनों पंखों में ऊपर बाहर की ओर सांप जैसे आकृति बनाई है। अपने आप में ये प्रकृति का अजूबा ही तो है। इससे जुड़ी वैज्ञानिक जानकारियां खंगाली तो पता चला कि जब ये पतंगा करीब महीने भर अपने कुकून में रहने के बाद तितली की खूबसूरत शक्ल में बाहर आता है, तो इसकी उम्र बमुश्किल 1 या 2 हफ्ते ही रह जाती है। इस पूरे दौर में वो कुछ नहीं खाता, बल्कि अपने शरीर में बचे फैट के स्टोरेज पर ही जीवन के लिए निर्भर रहता है।